हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैं एडिथ ईगर की द गिफ्ट बुक रीड कर रही थी आप लोगों के साथ। सो मैंने एक डेढ़ पेज पढ़ा था इनका, जिसमें मैंने डिस्कस किया था। इन्होंने बोला कि इनकी मदर ने जब एडिथ को वहाँ पर जोसेफ मैंजेले ने बोला था परफॉर्म करने के लिए कंसंट्रेशन कैंप में ऑस्ट्रिच में, तो वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। बहुत कुछ चल रहा था उनके दिमाग में, उनकी मदर को उनसे पार्ट कर दिया गया था, मेबी शायद वो मर जाती। तो इन सब चीज़ों के बीच में उनको याद आई कि उनकी मम्मी ने उनसे एक बार ये कहा था, उनकी मदर ने उनसे ये कहा था कि नो वन कैन टेक फ्रॉम यू व्हाट यू पुट इन योर माइंड। मतलब जो जो चॉइस की बात होती है, जो पावर की बात होती है, वो कहीं बाहर नहीं होती है। पावर एक्सर्ट करने की बात होती है, वो कहीं बाहर नहीं होती है। आपके बाहर की दुनिया नो मैटर व्हाट कितनी भी डिफ़िकल्ट हो, कितनी भी परेशान करने वाली हो, लेकिन अगर आपकी इनर वर्ल्ड सॉर्टेड है, आपकी इनर वर्ल्ड स्टेबल है, तो आपकी बाहर की दुनिया में अपने आप हार्मनी आ जाती है। मतलब कुछ हो ना हो, यू कैन सर्वाइव, आप कोप कर जाओगे, आप फ्लरिश करोगे। यू विल यू विल बी एबल टू ओवरकम एवरीथिंग। और ये चीज़ मुझे मेरी लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करता है, क्योंकि मेरी भी आदत रही है कि मैं बाहर, जब मैं डरी हुई होती हूँ तो मैं बाहर एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। जब मैं परेशान होती हूँ तो बाहर के लोगों पे अपना एंगर एक्सर्ट करती हूँ, अपनी पावर एक्सर्ट करती हूँ। बिकॉज़ शायद मुझे भी पहले ये बात पता नहीं थी कि जो चॉइस है, जो एक्चुअल पावर होती है, वो होती है कि हम अपने सेल्फ के साथ एक्सरसाइज़ कर पाएँ। एंड देन शी मेंशन्ड कि कैसे उन्होंने अपने आप को इमेजिन किया कि वो किसी ओपेरा हाउस में प्ले परफॉर्म कर रही हैं, और उन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया जितना वो कर सकती थी। इसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि ईच मोमेंट इन ऑस्ट्रिच वाज हेल ऑन अर्थ, इट वाज आल्सो माय बेस्ट क्लासरूम। Subjected to loss, torture, starvation, and the constant threat of death, I discovered the tools for survival and freedom that I continue to use every day in my clinical psychology practice as well as in my own life. As I write this introduction in the fall of 2019, I am 92. जब मुझे अपनी लाइफ में कभी लगता है कि एम आई इज़ इट टू लेट, बिकॉज़ सोसाइटी की टाइमलाइन है हर चीज़ की। जब मुझे लगता है कि इज़ इट टू लेट टू डू दिस? इज़ इट टू एम आई दैट ओल्ड टू स्टार्ट समथिंग न्यू? एम आई दैट ओल्ड टू पार्टिसिपेट इन थिएटर और एनीथिंग एज़ सच? तो दिस लेडी इंस्पायर्स मी, बिकॉज़ जब इन्होंने ये बुक लिखी द गिफ्ट, शी वाज़ मेंशन किया इन्होंने कि आई am 92 as I write this introduction in the fall of 2019. I am 92. I earned my doctorate in clinical psychology in 1978, and I have been treating patients in the therapeutic setting for over 40 years. I have worked with combat veterans and survivors of sexual assault, students, civic leaders, and CEOs, people battling addiction and those struggling with anxiety and depression, couples grappling with resentment and those longing to rekindle intimacy, parents and children learning how to live together and those discovering how to live apart. As a psychologist, as a mother, grandmother, and great grandmother, as an observer of my own and others' behavior, and as an ostrich survivor, I am here to tell you that the worst prison is not the one the Nazis put me in. The worst prison is the one I built for myself. Exactly. शायद अभी मुझे भी बहुत सारे प्रिज़न्स अपने पता नहीं हैं कि कौन-कौन से प्रिज़न्स हैं मेरे खुद के, जो मैंने खुद के बैरियर्स बनाए हुए हैं, बट मैं देख पाती हूँ एज़ अ गर्ल।
सोसाइटी में आई एम एजुकेटेड इनफ टू टेक अ स्टैंड, आई एम एजुकेटेड जहाँ मैं अपने घर पे ओपिनियंस रखूँ। बट मैंने देखा है हमेशा कि इवन माई ब्रदर ही इज़ स्मॉलर देन मी, ही इज़ यंगर देन मी, बट मैं कहीं न कहीं अपने आप को होल्ड बैक कर लेती हूँ ओपिनियंस को आगे रखने में। तो दिस इज़ समथिंग, शायद ये एक प्रिज़न है जो मैंने खुद के लिए बनाया है, खुद को आगे ना रखना। दिस इज़, अब रियलाइज़ करने लगी हूँ कि शायद ये एक इनजस्टिस है खुद के साथ। द वर्स्ट प्रिज़न इज़ द वन आई बिल्ट फॉर मायसेल्फ। Although our lives have probably been very different, perhaps you know what I mean exactly. और आप सब भी समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कह रही हूँ। वो प्रिज़न जो जिसमें दुनिया हमारे लिए बनाती है, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उन प्रिज़न्स को ओवरकम करना, जो कि हमने खुद के लिए बनाए होते हैं। वो लिमिटेशंस जो हमने अपने दिमाग में खुद के लिए बनाए हैं। Many of us experiencing feeling trapped in our minds. Our thoughts and beliefs determine and often limit how we feel, what we do, and what we think is possible. ये चीज़ें हैं। In my work, I have discovered that while our imprisoning beliefs show up and play out in unique ways, there are some common mental prisons that contribute to suffering. This book is a practical guide to help us identify our mental prisons and develop the tools we need to become free. In my work, I have discovered that while our imprisoning beliefs show up and play out in unique ways, there are some common mental prisons that contribute to suffering. This book is a practical guide to help us identify our mental prisons, to help us identify our mental prisons, and develop the tools we need to become free. The foundation of freedom is the power to choose. ऐसा लगता है कि इनकी बुक के एक वर्ड पे आप मेडिटेट कर सकते हो, इतनी पावरफुल है। और शायद मुझे लगता है कभी-कभी कि जितनी चीज़ें हम समझ पा रहे हैं इनकी इनकी बातों से, इनकी बुक से, अपने बारे में भी जितना कुछ समझ पा रहे हैं, उससे भी ज़्यादा डेप्थ है हमारी लाइफ़ की जर्नी में, जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, अगर हम इस पे ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट करें तो। मतलब शायद 1-2 मिनट सोचकर यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि कहाँ-कहाँ, किन-किन केसेज़ में यू एक्चुअली हैव अ चॉइस, और जहाँ हम एक्सर्ट नहीं करते हैं। सच बोलूँ तो कभी-कभी डर के भी ना एक्सर्ट कर लेना चाहिए अपनी पावर को, अपनी चॉइसेस को, बिकॉज़ माइंड से ज़्यादा आपके इंस्टिंक्ट्स आपको दे आर देयर फॉर अ रीज़न। इट कंटेन्स अ लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशंस, पूरी सर्वाइवल की हिस्ट्री है, तो आपके इंस्टिंक्ट्स आपको गलत नहीं बोलते हैं। बट वी एज़ अ ह्यूमन टू बिलॉन्ग इन दिस सोसाइटी, हमने अपने इंस्टिंक्ट्स को भी एडजस्ट कर दिया है, एडजस्टमेंट्स के नाम पे। In the final months of the war, I had very few options and no way to escape. Hungarian Jews had been among the last in Europe to be deported to death camps, and after 8 months in Auschwitz, just before the Russian army defeated Germany, my sister and I and 100 other prisoners were evacuated from Auschwitz and marched from Poland through Germany to Austria. We performed slave labor in factories along the way and rode on top of trains transporting German ammunition. Our bodies used as human shields to protect the cargo from British bombs. The British bombed the trains anyway. When my sister and I were liberated at Gunskirchen, a concentration camp in Austria, in May 1945, a little over a year after we had been taken prisoner, my parents and almost all the people I knew were dead.
My back had broken from constant physical abuse. I was starving, covered in sores, and could barely move from where I lay in a pile of corpses. People who had been sick and starving, like me, whose bodies had given up. I couldn't undo what had been done to me. I could not control how many people the Nazis had shoved into cattle cars or crematoria, trying to exterminate as many Jews and undesirables as they could before the end of war. I could not alter the systemic dehumanization or slaughter of the over 6 million innocents who died in the camps. All I could do was decide how to respond to terror and hopelessness. Somehow I found it within myself to choose hope. But surviving Auschwitz was only the first leg of my journey to freedom. For many decades, I remained a prisoner of the past. On the surface, I was doing well, putting my trauma behind me and moving on. But surviving Auschwitz was only the first leg of my journey to freedom. For many decades, I remained a prisoner of the past. On the surface, I was doing well, putting my trauma behind me and moving on. I married Bella, the son of a prominent family in Prešov, who had been a partisan during the war, fighting the Nazis in the mountain forest of Slovakia. I became a mother fled the communists in Europe, immigrated to America, lived on pennies, rose out of poverty, and in my 40s went to college. I became a high school teacher and then returned to school for a master's in educational psychology and a doctorate in clinical psychology. Even late in my graduate training, committed to helping others heal and trusted with some of the toughest cases from the past, and trusted with some of the toughest cases during my clinical rotations, I was still in hiding, running from the past, denying my grief and trauma, minimizing and pretending, trying to please others and do things perfectly, blaming Bella for my chronic resentment and disappointment, chasing after achievement as though it could make up for all I had lost. One day, I arrived at the William Beaumont Army Medical Center at Fort Bliss, Texas, where I held a competitive clinical internship and put on my white coat and name tag Dr. Eager, Department of Psychiatry. But for the split second, the words blurred and it seemed to say Dr. Eager, imposter. That's when I knew I couldn't support others in healing if I didn't heal myself. So, इसको डिटेल में I will explain it in the next video. And I just want to say कि for this video that अपनी power of choice, अपनी freedom to choose को एक बार ज़रूर contemplate करें कि लाइफ में कहाँ कहाँ पे आपको hopelessness लगती है और उन hopelessness वाले scenarios में भी आपके पास क्या choice है. Thank you.